अगर कुछ ठान कर मन में यहाँ रण में उतर आए तो होगी जीत वीरों की। जो डर जाए सो मर जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय मिश्रा और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ज़बरदस्त से सेशन में स्वागत है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है क्योंकि इस कक्षा में, इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो अगर ना हमें प्रण तोड़ना है ना रण से भागना है तो एक रणनीति तो चाहिए होगी ना। और हिंदी जैसे इतने बढ़िया सब्जेक्ट में, जो कि इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें जब आप एक बढ़िया रणनीति के साथ खेलते हैं ना तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर मैं उसी रणनीति की, उसी स्ट्रेटेजी की आपसे बात करूँगा कि आखिर क्या तरीके अपनाएं, पढ़ाई कैसे करें और किस तरीके से अच्छे अंक प्राप्त करें, और अच्छे नहीं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आज के इन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा आज के इस सेशन में। सबसे पहला चीज आप समझेंगे, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं यानी CUET का पेपर, ये एग्जाम हिंदी के 50 प्रश्न आपसे करता है, जिसके बारे में उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी होगी। तो मैंने यहाँ पर अंकन योजना की चर्चा पहले कर ली है। अंकन योजना यानी कि आपकी जो मार्किंग सिस्टम है, मार्किंग स्कीम है, वो कैसी है, आखिर कब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपको इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्लान बनाते हैं ना, अगर आप एक प्लान बनाकर चल रहे हैं कि सर मुझे 230 प्लस चाहिए, या कुछ बच्चों का प्लान है कि सर 240 प्लस चाहिए, मुझे 250 का है तो मुझे 240 प्लस 255 प्लस 45 प्लस चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति चाहिए। यानी आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सही उत्तर पर आपको 5 नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत होते हैं तो 1 नंबर कट भी जाएगा। यानी यहाँ पर आपको तुक्का नहीं मारना है, पहली चीज ये समझ लो। दूसरी चीज, आपको अगर आपने कोई आंसर नहीं किया तो 0 मिल जाएगा। अगर आपने एक से अधिक विकल्प कहीं सही पाएगा किसी विकल्प में तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई विकल्प सही नहीं है और क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है। तो पहले तो अंकन योजना का अच्छे से निर्धारण जो किया गया है वो समझ लो आप कि नंबर मिलते कैसे हैं। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके सामने कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है, ये उतना आवश्यक नहीं है आपके अंकन योजना और रणनीति में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप 1,000 रुपये, जैसे आप जनरल में है ना, तो इतने पैसे में आप 3 विषयों का फॉर्म भर पाते हैं, 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने जब फॉर्म भरा था CUET का अपने टाइम पे, तो मैंने लिया था इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी, क्योंकि इसी पैसे में 3 सब्जेक्ट आते हैं। उसके अलावा और सब्जेक्ट चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 400 एक्स्ट्रा देने होते हैं। आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है ये आप देख लेंगे। ये जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए दी। और आप सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पाठ्यक्रम, कि आखिर आपका पाठ्यक्रम क्या है भाई, आपसे कहता क्या है, पूछता क्या है, किस बारे में पूछता है, कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो पहले तो हमें पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आखिर कितने चीजें पूछी जा रही है। पूरी चीजें मैंने लिख दी है और किस तरीके से पूछी जा रही है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं कि यहाँ पर जैसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको पढ़ना है कि ये भाषा क्या है जो हमारी हिंदी भाषा है। अब ये बच्चों वाला नहीं पढ़ना है कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा यहाँ पर आपको समझना है कि पहले संस्कृत था, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अवहट्ट है, फिर पुरानी हिंदी, हिंदी। तो ये कालक्रम आया। लिपि हमारी देवनागरी लिपि है जो कि ब्राह्मी लिपि पहले थी, फिर उसका कुछ अपभ्रंश होता गया, बदलाव आते गए, फिर ये लिपि बन गई। उसके बाद में, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य, हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ते हैं ये जानना जरूरी है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको अपभ्रंश भी पढ़ना है, आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको बोलियों से प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए कि पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा आती है या कौन सी बोली आती है। अब अगर आपको ज्ञान है तो आप बताएंगे सर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। ब्रज भाषा पूछ लिया तो भैया वो पश्चिमी हिंदी में आएगी। तो वो आपको पता कब होगा, जब आपको ज्ञान होगा, जब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। और आपको 230 प्लस नंबर जो हमारा टारगेट है लाने का, वो इस तरीके से है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप पहला पाठ्यक्रम जान ले, आपको पता हो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ध्यान से देखें आप लोग, मैंने क्या बोला आपसे, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, पहली चीज। फिर आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्योंकि भाई साहब पाठ्यक्रम तो पूरा है, समुद्र है पूरा, कितना पढ़ लें हम, कितना पढ़ना है। और जो तीसरी सबसे आवश्यक बिंदु है वो है
कि कैसे पढ़ना है, मतलब आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या तरीका अपनाएं कि आप पढ़ें, है ना, कि आपको चीज़ें समझ में आए। आप शॉर्ट ट्रिक तरीके को अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके को अपनाएंगे, या फिर आप लॉन्ग ट्रिक वाले को बनाएंगे। आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें कि टेस्ट ज़्यादा करें, क्या क्या चीज़ें करें, इन सभी पे डिस्कशन हम आज के सेशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने आपसे बातचीत की, पहले एक बार पाठ्यक्रम को पूरे अच्छे से देखें, जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक समझाया। दूसरा टॉपिक आपसे जो प्रश्न पूछेगा वर्ड विचार से, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के क्या भेद हैं, कौन कौन से हैं, किसे क्या कहते हैं, व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। शब्द विचार में आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ यौगिक योग रूढ़ क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या है, और जितने भी आपके विकारी अविकारी शब्द हैं, चाहे सार्थक निरर्थक हैं, आखिर ये क्या है, इनकी क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, ये आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे पूछेगा अभिकथन बना दिया कि अभिकथन एक कहता है कि तत्सम ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। दूसरा अभिकथन आपसे कह देगा कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़े से परिवर्तित करके तोड़ मरोड़ करके हिंदी में अपनाए गए। पूछ लेगा कि इसमें कथन एक सही है कि दो सही है, एक दो दोनों सही है, मतलब ऐसे चार विकल्प आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी जरूरी है। फिर आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा। संज्ञा पहचानने को दे सकता है, सर्वनाम दे सकता है, प्रकार पूछ सकता है, बदलाव पूछ सकता है, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। आपके वाक्य विचार, यानी कि आपका जो वाक्य है वो सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित है, पहचान के लिए पूछ सकता है। आपको बदलाव के लिए कह सकता है कि भैया संयुक्त वाक्य से आप मिश्रित वाक्य बना दो, या फिर सरल से संयुक्त बना दो। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, ये सब पूछेगा ही पूछेगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन से भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य में आपसे पूछेगा कि जैसे आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन है, या कोई रचना पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, रामचरितमानस किसने लिखा, या फिर बिहारी सतसई किसने लिखा, सतसई में क्या है, ये सभी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। फिर रचना रचनाकार से अनेक शब्दों का एक शब्द है, आपठित गद्यांश है, आपठित पद्यांश है, वर्तनी है, मुहावरे, लोकोक्तियां है, वाक्यांशों का पुनः लेखन है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ठीक है आपने पूरा सिलेबस बता दिया, पर जरूरी क्या है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, ये मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखो, पिछले विगत वर्ष के कुछ प्रश्न पत्रों को मैंने जब आकलित किया, मैंने देखा तो मुझे कुछ एक तरीका निकला, कुछ मैंने टॉपिक को देखा कि जो बड़े जरूरी हैं आपकी परीक्षा में। जैसे कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सब जानना जरूरी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, ये सब जानना जरूरी है। मतलब ठीक है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इसको बांटूं तो इसे मैं इंपॉर्टेंट कह दूंगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दूंगा। ठीक है, इन सभी को आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है विलोम, अनेकार्थी, समानार्थी, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके सामने है संधि, समास, छंद, रस, अलंकार। ये अच्छा खासा वेटेज आपका लेते हैं। उसके बाद में आपका साहित्य भी जरूरी है, उपसर्ग और पत्र लेखन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इसको मैं सबको समअप करके, मिश्रित करके, अगर आपको एक शब्द में, एक भाव में, एक पेज में समझाने का प्रयास करूं, तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, आपठित जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब आपठित का एक भाग होता है गद्य और एक भाग होता है पद्य। इसमें कुछ छोटे छोटे व्याकरण के प्रश्न को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब एक मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि इसमें 15 से 18 जो प्रश्न आपके हैं वो यहां से बन जाते हैं। ठीक है, कई बार ये लगभग आपके 20 प्रश्न भी बन सकते हैं आपठित से। तो ये आपके लिए कई बार आसान हो जाता है, क्योंकि गद्य वाला तो आसान हो जाता है। पद्य में कई बार आपको भाव समझने में दिक्कत होती है, इसमें आपको रस, छंद, अलंकार भी पूछ सकता है पद्य का, है ना। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ये रहा आपके आपठित गद्यांश की बात में। अगर हम व्याकरण की चर्चा कर रहे हों कि सर आप पूछें कि व्याकरण में सर क्या क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, तो पहली चीज व्याकरण में आपको भाषा वाला टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका टॉपिक है संधि, समास, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका जो टॉपिक है रस, छंद और अलंकार,
ये तीनों टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वेरी वेरी वेरी, जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं उतना कम है, ठीक है। अब इनके अगर प्रश्नों की श्रृंखला की बात करें तो इससे मोटा मोटा आप मान के चलो कि आपका प्रश्न आएगा 20 से 25 प्रश्न, ठीक है। ये व्याकरण से आपके पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद में जो आपका पत्र लेखन है, यानी आपका जो लेखन वाला पोर्शन है, राइटिंग वाला पोर्शन है, उससे मान के चलो 5 to 7 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका साहित्य है, जो आपके रचना है, रचनाकार हैं, इन सबसे संबंधित प्रश्न मान के चलो आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरा तरीका दे दिया कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न आ रहा है। आप पठित गद्यांश से, व्याकरण से आपका 20 से 25 प्रश्न आ रहा है। अब 20 से 25 का टेन्योर कम ज़्यादा हो सकता है, कई बार 18-20 भी चला जाएगा, कई बार 20 से 22 हो जाएगा, मतलब 25 बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया है, आसपास तक जाएगा। फिर आपका जो रश्यंत अलंकार है, व्याकरण का पोर्शन आ गया। पत्र लेखन में भी आपके 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, पक्का आएगा। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, कार्यालयी पत्र, गैर कार्यालयी पत्र, ये सारे तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे। साहित्य से 4-5 प्रश्न आएंगे, जिसमें कुछ रचनाकार पूछ लेगा, कुछ मुख्य रूप से जो आपके साहित्यकार हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, किस काल के हैं, क्या रचनाएं लिखी, क्या संपादन किया, वो छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रणनीति को अपनाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलें और पूरे पाठ्यक्रम को समझें, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा में 230+ मार्क्स पा सकते हो। और ये भी मैं कहता हूँ कम है, आप एक्चुअल में 245+ तक जा सकते हो। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। और जो हमने टॉपिक पे अभी बात की थी ना, अभी मैंने कहा था आपके सामने जो प्रश्न है कि क्या पढ़ना है, तो आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है, लेकिन मुख्य मुख्य जो टॉपिक है उनको ज़्यादा पढ़ना है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। कितना पढ़ना है, तो जो मुख्य है उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जैसे अभी आपके पास पूरा समय है तो आप पूरे सिलेबस को कवर करें, लेकिन परीक्षा आते आते आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य टॉपिक को पढ़ें। और कैसे पढ़ना है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। बहुत सीधी सी बात है। पहली चीज़, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आपके साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर लो आप, प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर लो आप, मतलब आपने आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको टेस्ट देना। अब क्योंकि ये सीबीटी मोड पर होता है, ऑनलाइन होता है, तो कई बार आप ऑनलाइन पे उतना सजग नहीं होते, आपको पता नहीं चलता। कई बार बहुत परेशानी आती है बच्चों को कि जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होते हैं तो आप चीज़ों को उतना ग्रैस्प ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी आदत है किताबों में पढ़ने की, किताबों से नोट्स बनाने की, फिर लिखने की। और वैसे परीक्षा देने पर आपके सामने होता है कि आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, गद्यांश को पढ़ लेते हैं, भाव ही नहीं कनेक्ट होता। जो कि आपको बुकलेट मिल जाए तो बहुत आसानी से आप कर ले जाए, होता है ऐसा। तो ये सही होगा, आप टेस्ट दें। और टेस्ट कैसा दें, ऑनलाइन टेस्ट दें, ठीक। तो कॉन्सेप्ट की आपकी जो क्लियरिटी है, जो प्रैक्टिस है और जो टेस्ट है, ये 3 चीज़ें आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगी, ठीक है। यही आपका तरीका है, बाकी आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएंगे, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सारी क्लासेस के लिंक जो कि यूट्यूब पर होती हैं, उनके PDFs एंड ऑल सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। उसके साथ में अगर आपको इन 3 बिंदुओं का ध्यान है, मैंने आपसे क्या बात की है कि अगर आपको 230+ मार्क्स लाने हैं तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके लिए ध्यान देने की ज़रूरी चीज़ें हैं? आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस, और उसके बाद में आपका टेस्ट। और ये तीनों चीज़ें समाहित रूप से हर एक विषय के शिक्षक, अपने विषय में प्रगाढ़ शिक्षक आपको करवाने के लिए आए हैं। आपके लिए लॉन्च हुआ है डेल्टा 2.0 बैच। आप साइंस डोमेन से हैं, आप कॉमर्स डोमेन से हैं, या जीएटी लैंग्वेज है, या आर्ट्स डोमेन से हैं, किसी भी डोमेन के आप विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग डेल्टा 2.0 में इनरोल कर सकते हैं। बैच लॉन्च हो चुका है आप सभी के लिए। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हैं, मेरा नाम ABHAY, नाम तो सुना ही होगा क्योंकि शुरू में ही सुनाया है। तो ABHAY, आप इस कोड को यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और पूरे इंडिया में
इतना बढ़िया बैच और इतना सिलेक्शन दिलाने वाला बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी हिंदी की रणनीति कैसे है और कैसे आप 250 से में 230 से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, उसकी चर्चा हमने की है। तो डू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, डू प्रैक्टिस एंड डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट देना है और बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आती जाएंगी, हम इन बैच के जरिए आपसे इंटरेक्ट करके उसे सॉल्व भी करेंगे और आपको आपकी सफलता में मार्गदर्शन करने में, आपकी सफलता को दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज के इस सेशन में ये चर्चाएं मुझे आपसे करनी थी। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और इसी के साथ में अगर आप महापैक में एनरोल करना चाहें तो भी कर सकेंगे। बस आपको कोड का यूज करना है, ध्यान रखना, ABHAY। चलिए, तो फिलहाल आज के सेशन में उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी बचे हुए हैं तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को बताइए, हम उसका निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।